जो उस हमले में शामिल थे, क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा देश के न्यायालय ने दी, फांसी की सजा दी, तो बचाने के लिए सड़कों पर जो उतरे उनके साथ आप समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ आप उतर गए बचाने के लिए। अरे कोई और नहीं मिला 140 करोड़ भारत में, क्या मजबूरी थी इनकी, क्या मजबूरी थी? और अब आप चुनाव जहां से लड़ने गए, जहां से चुनाव लड़ने गए वहां से किसी और का नहीं अध्यक्ष जी, पीएफआई जैसी संस्थाओं का, मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं का समर्थन लेकर भी कुछ लोग चुनकर आए हैं। देश जवाब मांगता है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कौन सी मजबूरी थी, कौन सी मजबूरी थी? अरे इनका इतिहास ही वैसा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें चुनाव के समय और जो माननीय उल्लेख राष्ट्रपति महोदय ने भी जिस ओर किया, संविधान की ओर, मैं वहां पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ और कहना चाहता हूं। इनका दर्द सामने नजर आ रहा है, इनका दर्द नजर आ रहा है। 3 बार प्रयास करने के बाद भी जो 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, 99 पर ही रुक गया। वो तो यही कहते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इतनी नौटंकियों के बाद भी 99 पर ही अटक कर रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तीसरी बार भी विपक्ष में आकर बैठ गए। माननीय अध्यक्ष जी, देवर इन द नर्वस 90s, वो 90 के फेर में थे, फूलने शुरू हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात तो अच्छी हुई अध्यक्ष जी कि माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मैं अपनी ओर से राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी का नेता प्रतिपक्ष बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 दशकों में ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय कर रहे थे, ये मजा लेते थे, लेकिन अब इनको पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी की तीसरी टर्म अग्नि परीक्षा है, ये तीसरी टर्म मोदी जी की अग्नि परीक्षा नहीं, ये अग्नि परीक्षा विपक्ष की है, विपक्ष के नेता की है। क्या वो विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो पहले की तरह जो 50% माननीय अध्यक्ष जी, जिनको लोकसभा बंक करने की आदत थी, 50% से कम हाजिरी थी, क्या वो सारा दिन लोकसभा में बैठ पाएंगे? अच्छा नहीं है, आज भी नहीं है अध्यक्ष जी। क्या वो लोकसभा में बैठ पाएंगे? देर शाम तक बैठना पड़ेगा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी इस पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं। अब आपको अनुपस्थित जमींदारी नहीं चलेगी। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट। अनुपस्थिति आपकी इस तरह से नहीं चल पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की बार माननीय अध्यक्ष जी, एक और देश ने देखा है कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रयान मिशन की सफलता ने करके दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाला देश हमारा भारत दुनिया का पहला देश बना है, पहला देश बना। एक और चंद्रयान मिशन की सफलता, आदित्य L1 सोलर की सफलता, तो दूसरी ओर क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम कुतर्कों के सहारे राहुल यान को सफल करने की बात करता है। मैं पूछता हूं अध्यक्ष जी, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं
ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं कि 99 का आंकड़ा 240 से ज्यादा बड़ा होता है। अध्यक्ष जी, क्या 99 240 से ज्यादा बड़ा होता है? कांग्रेस की इस बार सीटें 99 आई, एक और छोड़ गए 98 रह गई। अपने आप में रिकॉर्ड तीसरी बार विपक्ष में बनाने का इन्होंने बनाया है, लेकिन इनका घमंड, अहंकार और तानाशाही सोच आज भी बरकरार है। ये मानसिकता, जब कांग्रेस का पार्टी मोड खत्म हो जाए तो इस पर आत्मनिर्भर और मंथन जरूर करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा देश के सामने रखना, एक तो चलो प्लीज बैठे अपनी सीट पे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर 352। मुद्दे व्यवस्था का प्रश्न है। जो नियम, एक सदस्य जब बोलता है तो किसी मुद्दे की तरफ या तथ्य की तरफ नहीं बोल सकता है जहां पर कोई न्यायिक निर्णय लंबित हो। और मैं ओके सर प्लीज एक्सपर्ट प्लीज 352 के अनुसार बोलोगे, बोलो, तय करो सदन में, सब तय कर लो। 352 के तहत बोलोगे, मैं सदन 352 के तहत चला दूंगा। नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज नहीं होता हूँ। मेरे को माननीय सदस्य रूल बता रहे हैं, तो रूल की किताब बता रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ रूल की किताब से चलो। तो 352 के रूल के अनुसार से सदन चलेगा क्या? चलाना चाहते हो बताओ। अरेस्ट अपॉन जुडिशियल ओके प्लीज ओके। अभी नीट का विषय भी अदालत में चल रहा था, आप क्यों उठा रहे थे? नो, गलत। अच्छा माननीय सदस्य, नीट का विषय अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, फिर क्यों उठा रहे थे आप? नो, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि ये प्रयास कर रहे थे कि 99 सीटें ही 240 से ज्यादा होती हैं। अभी इनका आंकड़ा इनको मुबारक। लेकिन मैं एक बात तो देश के सामने और आपके माध्यम से सदन को जरूर बताना चाहता हूं, कांग्रेस मात्र 328 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, क्योंकि हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं। जब राष्ट्रपति भाषण में है कि स्थिर और स्पष्ट बहुमत मिला तो उन्होंने बहुत हल्ला किया। मैं पूछता हूं, जब 2004 में आपकी सरकार बनी, 2009 में आपकी सरकार बनी, क्या आपको 240 सीटें भी मिल पाई थी? अरे आप उसके आसपास भी नहीं थे, 145 सीटें आपको मिली थी। मुझे जितना मजबूर करोगे, कांग्रेस की उतनी परतें खुलती जाएंगी। कांग्रेस, अब माननीय अध्यक्ष जी, ये लड़े ही मात्र 60% सीटों पर थी। ये देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल मात्र 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, 60% सीटों पर, 328 सीटों पर, और उनमें से भी 70% सीटों पर कांग्रेस हार गई। जनता ने इनको नकार दिया है। 328 सीटों में से 229 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है। जनता ने आपको नकार दिया है। एक तो लड़ाई 60% सीटों पर, उसके बाद 70% सीटों पर हार गए। और यही नहीं सर, जब कोई पार्टी अपना स्टैंडर्ड इतना लो सेट कर लेती है और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आती है तो उसको वो भी ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप कुछ भी पालो पर गलत फहमी मत पालो। अगर आपको चार्ट देखना है तो चार्ट में अध्यक्ष जी मैं सभा पटल पर रख सकता हूं, कांग्रेस की कितनी सीटें कब आई। ये चार्ट बहुत कुछ दिखाता है माननीय अध्यक्ष जी। ये चार्ट में ये दिखता है कि यूपीए की जब आपकी पहली सरकार थी तो कांग्रेस की मात्र 145 सीटें आई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की 138 सीटें थी। 7 सीटों का फर्क था।
और आप में और हमारे में सिर्फ 7 सीट का अंतर था। भाजपा और कांग्रेस में सरकार आपने बनाई, हमने तो कुछ नहीं कहा, आपने 5 साल सरकार चलाई। फिर 2000 आपका उस समय वोट शेयर था मात्र 26.53%। 2009 में यूपीए की सरकार फिर आई, आपकी 206 सीटें आई, लेकिन आपके लिए वो स्थिर सरकार थी, आपके लिए वो कांग्रेस की सरकार थी, स्थिर सरकार थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीतकर 2014 में 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार किसी ने बनाई, तो हमने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। और 2019 में 303 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी ने जीती और हमारा वोट शेयर भी पहले से ज्यादा बढ़ा। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 31% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का 2014 में था और 37.36% वोट शेयर हमारा 2019 में था और कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 19.39% था, मात्र 19.39%। और इस बार भी हमारा वोट शेयर 36.56% है और 240 सीटें जीतकर और गठबंधन को पूर्ण बहुमत और स्पष्ट बहुमत मिला। माननीय अध्यक्ष जी, इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए, इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें और अब 99, 98 जो गिनना आप वो गिन लें, उतनी सीटें जिनकर ये 3 बार की सीटें गिन लें तब भी 240 से कम है, हमारे सामने खड़े कहीं नहीं होते। और सुनना रहता है, और सुनना है। मैं और बता दूं सर, जितने पूरे समूचे विपक्ष की सीटें हैं उससे ज्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब ये भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का मुकाबला 2 चुनावों में नहीं कर पाए तो क्या बनाया? एक ऐसा गठबंधन बनाया जो जेल वाले और बेल वालों ने मिलकर बनाया। कुछ जेल में थे, कुछ बेल पर थे, कुछ यहां पर भी बेल वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, इनकी पूर्व की सरकारों में जहां कितने ही घोटाले हुए, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, सबमरीन घोटाला, घोटाले पे घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, नेशनल हेरल्ड घोटाला हो, कोई घोटालों की कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने अपने सहयोगी भी चुने तो शराब घोटाले वाले चुने, जमीन घोटाले वाले चुने, रिवर फ्रंट घोटाले वाले चुने, और तो और वो सब चुने जो जेल और बेल पर थे। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी एक पार्टी तो ऐसी है जिसका शिक्षक भर्ती घोटाला हो, पॉन्जी स्कीम का घोटाला हो, चिटफंड घोटाला हो, वो भी साथ में ही है, जहां पेंटिंग भी 3-3 करोड़ रुपए की बिक जाती है। एक ऐसा नेता है जो अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार नेता बताता था और वो इतना ईमानदार निकला कि देखो आज जेल में है। हमने अध्यक्ष जी वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर भी इन लोगों ने दिया कि जेल से सरकार कैसे चलती। अपने आप को सबसे ईमानदार बताने वाला आज कट्टर बेईमान कोई है तो आज जेल में है। और जो जेल से निकल कर आए थे, जैसे टिफिन ब्रेक, लंच ब्रेक लेकर चुनाव प्रचार करने, वो बैक टू तिहाड़ चले गए, बैक टू तिहाड़ चले गए। और खैर, इनके गठबंधन की दुर्गति देखकर मुझे एक गीत याद आता है, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वो जो कहते थे गठबंधन करेंगे ना कभी, बच्चों की कसम भी खा गए भूल कर देखते देखते। गठबंधन भी किया तो किसने? एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में नहीं किया।
ना मेरे को गुट बैठक बना रहे हैं। आप ऐसा कीजिए खड़गे जी, शालीनता की सीमा रखिए। आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, शालीनता रखिए। क्यों मिस्टर खड़गे विल टेक द फ्लोर नाउ। लीडर ऑफ द अपोजिशन, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज address the house. बैठिए And I'm sure they will observe silence.